इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस किस नंबर के मॉसफेट यहाँ पर यूज ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं राजेश शर्मा साउंड विजन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको DX के दो 12 वोल्ट पर ऑपरेट होने वाले बोर्डों की सप्लाई से संबंधित कुछ जानकारियाँ आपको इस वीडियो के द्वारा बता रहा हूँ। ये दो तरीके के बोर्ड आते हैं। ये TIP 142 और 147 आउटपुट का बोर्ड है और ये 152 2SC 5200 और 1943 का DX का बोर्ड है। ये दोनों बोर्ड इस तरीके से जुड़े हुए आते हैं। इसके अंदर दो सेक्शन जुड़े हुए हैं, एक सप्लाई सेक्शन, दूसरा आउटपुट सेक्शन। मैंने आपको बताने की सुविधा के हिसाब से इस सप्लाई सेक्शन को काट करके दोनों बोर्डों से अलग कर दिया है। आज सिर्फ सप्लाई सेक्शन पर इस वीडियो में बातें करेंगे। दूसरा आउटपुट सेक्शन है, उसमें किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें संभावित फॉल्ट कौन कौन से आते हैं और उसे कैसे रिपेयर किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक इस तरीके का फॉल्ट बताने जा रहा हूं जिसको कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर इस बोर्ड पर लगने वाले ऑन ऑफ स्विच अक्सर बार बार ख़राब होते रहते हैं। उसका ख़राब होने का कारण ये है कि बैटरी के एम्पियर का लोड ज़्यादा होता है, स्विच इतने एम्पियर को सहन नहीं कर पाता है, जिसके कारण कि अक्सर स्विच बार बार कुछ दिनों के अंदर जलता रहता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए आप उसमें सप्लाई सेक्शन में थोड़ा सा बदलाव करोगे तो आपका स्विच कभी ख़राब नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि सीधी जो सप्लाई, पहले एक बार मैं आपको इसका स्कीमेटिक डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। दोनों सप्लाइयाँ सेम है, थोड़े एम्पियर का फ़र्क है बोर्ड के अनुसार, इसलिए इस बड़ी वाली सप्लाई से ही मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से इसे रिपेयर करना है और फॉल्ट जो आए उसे किस तरीके से दूर करना है। इस सप्लाई सेक्शन के अंदर एक IC जिसके अक्सर हर बनाने वाला जो भी इसको बनाता है इसके नंबर मिटा देता है। तो जिनको इसका नंबर नहीं पता उनको मैं इसका नंबर बता रहा हूँ। इस IC का नंबर SG 3525 और K 3525 है। इसकी IC की कई सीरीज है, किसी के आगे A भी लिखा आ सकता है, लेकिन आप किसी भी पार्ट सेलर के पास से जा कर के मांगोगे वो SG 3525 और K 3525 के नाम से आपको ये IC दे देगा। तो अभी जिस फॉल्ट के बारे में अपन बात कर रहे थे कि स्विच बार बार जल जाता है, तो उसके लिए आपको इस IC की यहाँ से जो फ्यूज के द्वारा इस IC पर जो सप्लाई आ रही है, आपको इस सप्लाई को यहाँ से कट करना है। यानी कि आपको इस सेक्शन की सप्लाई रोकनी है। जब हमें ऑफ पोजीशन में स्विच रहेगा तो इस सेक्शन को सप्लाई नहीं मिलेगी।
आप इसको ध्यान से देखोगे, मैंने यहाँ पर इस सप्लाई को कट करके ये ऑन ऑफ स्विच के लिए वायर निकाला है। आप भी इस तरीके से कर सकते हो। दूसरी, मेन पावर सप्लाई को यहाँ से जो आपकी बैटरी से जो सीधी सप्लाई ये आएगी, उसे आप सीधी जो फैराड कोर ट्रांसफार्मर है, आप इसके सेंटर को दे दीजिए। इससे आपका ऑन ऑफ स्विच कभी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ऑन ऑफ स्विच पर सिर्फ इस सप्लाई का ही लोड, सप्लाई जो आईसी है K3525, इसी का ही लोड रहेगा और ये कुछ चौथाई एम्पियर लोड पर ही काम करती है। तो ये एक बात यहीं पे ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे पहले आप इसका स्कीमेटिक डायग्राम देखिए इस सप्लाई का। ये 3525 आईसी PWM आईसी है। ये इसकी आउट पिन है, 15वीं पिन सप्लाई इनपुट है, 15 और 13, 11 और 14 पिन आउटपुट पिने हैं। इन आउटपुट पिनों से मॉसफेट के गेट को सिग्नल जाते हैं 15 ओम की रेजिस्टेंस से। ये मैंने पूरा डायग्राम इसका बना दिया है। यहाँ से पिन नंबर 11 से सिग्नल आकर के मॉसफेट के गेट को आएंगे, दूसरी साइड से दूसरे साइड के गेट को जाएंगे। ये सारे N चैनल मॉसफेट है। ये N चैनल मॉसफेट है। अब इस सप्लाई कार्ड के अंदर 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन हो गया है PWM आईसी वाला। दूसरा जो पार्ट है, जिसे हम 3 भागों में यदि बांटते हैं, तो पहला भाग आईसी का, दूसरा भाग हो गया है N चैनल मॉसफेट का। उसके बाद में जो तीसरा है टोरेंडल फेरेंट, ये जो ट्रांसफार्मर है कॉइल, इसका हो गया है। सबसे पहले सप्लाई का जो वर्क किस तरीके से करता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से इसके आउट सिग्नल निकलकर N चैनल के मॉसफेट को आएंगे। उसके बाद जैसे ही मॉसफेट के चैनलों को सिग्नल मिलेंगे तो ये कनेक्ट होकर के फैराड कोर से यहाँ से सप्लाई, डीसी सप्लाई तैयार होगी। अब आते हैं मेन फॉल्ट के ऊपर कि इसे चेक कैसे किया जाए। तो इसके लिए मैं आपको कुछ मुख्य पॉइंट बताने जा रहा हूं कि आपको कैसे इस सप्लाई को चेक करना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये करना है, आईसी पर 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है चेक करना है। क्योंकि कई बार हल्की सी किसी स्पार्किंग या कहीं टचिंग के कारण कभी कभी 12 वोल्ट की जो मेन सप्लाई को लाने वाला फ्यूज, यहाँ पर मैंने इसको निकाल दिया है। यहाँ एक फ्यूज लगा हुआ होता है जो करीब 30 से 40 एम्पियर का होना चाहिए। वो फ्यूज उड़ जाता है। उस फ्यूज के ख़राब होने के कारण आगे की सप्लाई ब्रेक हो जाती है। तो आपको सबसे पहले जब रिपेयरिंग आप करते हो इस सप्लाई कार्ड को, तो सबसे पहले आपको आईसी पर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है वो देखनी है। नेक्स्ट जो स्टेप जो है इस बोर्ड को रिपेयर करने का, आउटपुट सेक्शन को अलग करना।
जैसा कि मैंने बताया कि ये इस कार्ड से सप्लाई सेक्शन से सप्लाई तैयार बन करके लगभग 50 वोल्ट के करीब इस में सप्लाई बनती है। 50 वोल्ट नेगेटिव, 50 वोल्ट पॉजिटिव, दोनों सप्लाइयाँ बनकर यहाँ से इन फ्यूजों के थ्रू, मैंने बोर्ड काटा है इसलिए फ्यूज हटा दी है, यहाँ पे फ्यूज लगे होते हैं। फ्यूजों से ये सप्लाई 52 और 1943 के कलेक्टर को जाती है। कभी कभी क्या होता है कि आपके आउटपुट सेक्शन में शॉर्टिंग के कारण यहाँ सप्लाई जीरो हो जाती है, या ये डायोड गर्म होते हैं और ज़्यादा देर लगने चालू रहने पर डायोड शॉर्ट भी हो जाते हैं। आपके कार्ड में यदि फ्यूज लगे हुए हैं तो आप फ्यूजों को हटा करके यहाँ पे इसके आगे जाने वाली सप्लाई को ब्रेक कर दीजिए। उसके बाद में आप देखिए सप्लाई बनी या नहीं बनी। यदि सप्लाई फ्यूज हटाने के बाद ओके हो जाती है, दोनों साइड नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर सप्लाई आ जाती है, तो आपका ये सप्लाई सेक्शन बिल्कुल बढ़िया अच्छे से कार्य कर रहा है। फिर आपको फॉल्ट, इसके बजाय आउटपुट सेक्शन में फॉल्ट ढूंढना है कि किस शॉर्टिंग के कारण यहाँ सप्लाई जीरो हो रही है। फिर आउटपुट सेक्शन के फॉल्ट के लिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर दोनों को एक में कंबाइंड करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए इस आउटपुट सेक्शन के फॉल्ट के लिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम चर्चा करते हैं इस सप्लाई कार्ड में। अब संभावित फॉल्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको इस सप्लाई कार्ड के ही बताऊंगा। सबसे पहले हमें आईसी की पिन 15 और 13 पर सप्लाई चेक करनी है। यदि ये सप्लाई आ रही है, उसके बाद नेक्स्ट जो करना है आपको, मॉसफेट को पीसीबी से अलग कर दीजिए। ये 3 मॉसफेट एक साइड है, 3 मॉसफेट दूसरी साइड है। यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, इन 3 रेजिस्टेंस और 3 रेजिस्टेंसों से दोनों साइडों के मॉसफेट जुड़े हुए हैं। अक्सर इस सप्लाई को बनाने वाले मैकेनिक और सारे बनाने वाले जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, अक्सर इन मॉसफेटों के नंबर रगड़कर मिटा देते हैं, जिससे रिपेयरिंग करने वाले मैकेनिकों को बड़ी दिक्कत आती है। अभी थोड़ी देर के इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस किस नंबर के मॉसफेट यहाँ पर यूज ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे बढ़ते हैं कि सप्लाई को कैसे रिपेयर किया जाए। जब आपने यहाँ पर पिन नंबर 15 और 13 पर आपकी सप्लाई आ रही है तो आप मॉसफेट निकाल दीजिए। मॉसफेट निकालने के बाद आपके इन पॉइंटों पर ये जो गेट को जो सप्लाइयाँ जा रही है, ये 15 ओम की रेजिस्टेंस है मॉसफेट के गेट को, इन सारे पॉइंटों पर लगभग 3 से 4 वोल्ट के बीच आने चाहिए। ये दोनों पॉइंटों पर बिल्कुल एक समान वोल्ट आएंगे। ये 3 से 4 वोल्ट का डिफरेंस इसलिए है कि अगर आपकी इनपुट सप्लाई 12 की जगह 11, 10 या 13, 1-2 वोल्ट का उतार चढ़ाव अगर आ रहा है आपकी सप्लाई में, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आउट वोल्ट में फ़र्क आ जाएगा। लेकिन दोनों साइड आपको पिन नंबर 11 और पिन नंबर 14 पर एक समान वोल्ट आने चाहिए, 3 से 4 वोल्ट के बीच। अगर ये 3 से 4 वोल्ट नहीं आ रहे हैं तो फिर आपका फॉल्ट इस आईसी वाले हिस्से में है, यानी आपको मॉसफेट वाला हिस्सा अलग होने के बाद भी आपके वोल्ट नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको फॉल्ट यहाँ ढूंढना है। ज़्यादातर
मामलों में सिर्फ आईसी ही ख़राब होती है। तो सबसे पहले आप इस आईसी को चेंज कर दीजिए। आईसी चेंज करने पर यदि वोल्ट नहीं आते हैं तो इसके साथ में जुड़े हुए रेजिस्टेंस कैपेसिटर ये चेक कीजिए, और यहाँ जब वोल्ट 3 से 4 ओके हो जाते हैं तो आपने जो मोसफेट निकाले हैं उन मोसफेटों को चेक कीजिए। यदि आपके मोसफेट ओके हैं तो उन्हीं मोसफेटों को लगा दीजिए, और यदि मोसफेट आपके ख़राब हैं तो मोसफेटों को बदल दीजिए। मोसफेट बदलने के बाद में आपकी सप्लाई ओके हो जाएगी। लेकिन कभी कभी किसी विशेष बार में ऐसा भी होता है कि आपको मोसफेट चेंज करने के बाद भी आगे सप्लाई नहीं बनती है। तो उस स्थिति में आपको यहाँ से एक जंपर डला हुआ है सप्लाई का, यानी इस कॉइल के इस पे 2 वाइंडिंग हो रही है, और दोनों के सेंटर पर बैटरी का पॉजिटिव वोल्ट फ्रॉम बैटरी। यहाँ पर भी आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे कई बार ऐसी स्थिति आती है कि ये वायर अंदर से जल जाता है, तो आप ये भी चेक कीजिए कि यहाँ पे 12 वोल्ट बैटरी वाले आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उसके बाद अल्ट्रा फास्ट डायोड चेक कीजिए। ये सब चेक होने के बाद आपकी सप्लाई यहाँ पे ओके हो जाएगी। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आईसी पर सप्लाई चेक करनी है। आउटपुट स्टेज को अलग कर दीजिए। मोसफेट निकालकर आईसी की आउट पिन पर पिन नंबर जो कि 11 और 14 पिन है, पिन नंबर 11 और 14 पर वोल्ट चेक करने हैं, मोसफेट चेक करने हैं, अल्ट्रा फास्ट डायोड चेक करना है। कभी कभी ये फॉल्ट ना के बराबर आता है, लेकिन कभी कभी फॉल्ट आता है कि आपकी कॉइल शॉर्ट हो जाती है। अब कॉइल शॉर्ट के लिए आपको कैसे चेक करना है। इस कॉइल के अंदर 2 वाइंडिंग है, ये प्राइमरी कहलाती है। और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग। ये एक छोटे साइज की कॉइल मेरे पास बनी हुई रखी हुई है। ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग को कंटिन्यूटी नहीं बतानी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मेरे किसी मैकेनिक के यहाँ से एक कार्ड रिपेयर होने के लिए आया था इस तरीके का, उसके अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम थी। वो मैकेनिक भाई बड़ा परेशान हो गए थे, उन्होंने सारे कार्ड के सारे पार्ट्स चेंज कर दिए थे, लेकिन उनका ध्यान इस कॉइल की शॉर्टिंग की तरफ नहीं गया और वो बड़े परेशान होकर के इस कार्ड को मेरे पास लेके आए। तब मैंने उनको बताया कि आपकी कॉइल शॉर्ट है। तो कभी कभी जब सारे काम आप कर लेते हो उसके बावजूद भी सप्लाई ओके नहीं होती है, तो
एक बार इस कॉइल की शॉर्टिंग भी चेक कर लीजिए कि कहीं कॉइल तो शॉर्ट नहीं हो रही है, क्योंकि कभी कभी गाड़ियों, अक्सर ही इस तरीके के सेट गाड़ियों में लगते हैं और गाड़ियों में वाइब्रेशन के कारण इन कॉइलों के वायरों की पॉलिश जो ख़राब हो जाती है, तो आपस में कॉइल एक दूसरे को शॉर्ट हो जाती है। तो एक बार आप जब सारे काम कर लेते हैं उसके बावजूद भी यदि आपकी सप्लाई नहीं बन रही है तो आप इस कॉइल को भी चेक कर लीजिए। अब मैं आपको इन मोसफेटों के नंबर बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। इसका स्कीमेटिक डायग्राम, इसको आप स्कीमेटिक डायग्राम को वीडियो से स्क्रीनशॉट से ले सकते हो। फिर भी यदि आपको इसका स्कीमेटिक डायग्राम चाहिए तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको वहाँ पर इसका स्कीमेटिक डायग्राम, इसके आउटपुट सेक्शन का इसका स्कीमेटिक डायग्राम, प्लस ये जो एक छोटा बोर्ड आता है TIP 14247, इस तरीके के सारे इसके स्कीमेटिक डायग्राम यदि आपको चाहिए तो आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। एक मार्केट के अंदर एक सप्लाई कार्ड और आता है, वो सप्लाई भी लगभग सेम इसी सिद्धांत पे काम करती है, तो मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। वो ये एक सप्लाई कार्ड आता है, ये भी 12 वोल्ट DC बैटरी से जो वोल्ट आते हैं उनको 24024 में कन्वर्ट करके हमें देता है। इसका स्कीमेटिक डायग्राम मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी SG 3525 IC को ही काम में लिया गया है। इस सप्लाई का स्कीमेटिक डायग्राम ये है। पिन नंबर 11 और 14 से सिग्नल आउट हो रहे हैं, लेकिन इस सप्लाई में सिर्फ एक एक मोसफेट ही यूज लिए गए हैं और ट्रांसफार्मर इसमें SM ट्रांसफार्मर काम में लिया गया है। दोनों की रिपेयरिंग का तरीका लगभग सेम ही है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें किस नंबर के N चैनल जो मोसफेट लगे हुए हैं वो किस नंबर के काम आते हैं। इस सप्लाई में यदि किसी आपके पास ये रिपेयर होने के लिए आती है और उसके नंबर मिटाए हुए हैं तो ज़्यादातर इस सप्लाई के अंदर Z44 मोसफेट लगे होते हैं जो 45 एम्पियर 55 वोल्ट का है। आप इसकी जगह P55 3205 55NF 06 RIF 540 80NF 55 और भी बहुत सारे N चैनल मोसफेट हैं जिन्हें आप यूज ले सकते हो। जो ज़्यादा जो प्रचलन में जो चल रहे हैं उनके मैंने आपको नंबर दे दिए हैं। इस सप्लाई में भी इनके जो मोसफेटों के नंबर मिटाए हुए हैं, यह N चैनल मोसफेट है। Z44 P55 3205, ज़्यादातर 3205 RIF मोसफेट ये यूज आता है सप्लाई में। तो आप कभी रिपेयर होने के लिए आए आपके पास सप्लाई 3205 यूज कीजिए। नहीं मिल पा रहा है आप 5506 यूज लग सकते हो। RIF 540 लगा दीजिए, 80NF 55 लगा दीजिए, Z44 भी आप लगा सकते हो। ये मैंने आपको ऐसे मोसफेटों के नंबर दिए हैं जो लगभग हर पार्ट सेलर के यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं। IC का नंबर 3525 है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस कॉइल की वाइंडिंग कैसे की जाए वो आपको बताऊंगा। ये इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये बाइपोलर वाइंडिंग से होती है। जो मैकेनिक भाई इन्वर्टर का काम करते हैं वो इस वाइंडिंग को अच्छे से समझते हैं कि बाइपोलर वाइंडिंग का क्या महत्व है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इस कॉइल की बाइपोलर वाइंडिंग के बारे में बताऊंगा। इसे कैसे आप बना सकते हो, अपनी ज़रूरत के हिसाब से वोल्ट कैसे इसको कैलकुलेट करोगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और फिर नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर आपको इस आउटपुट सेक्शन में होने वाले संभावित फॉल्टों के बारे में जानकारी दूंगा। धन्यवाद। आपको एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, यदि आपको इस स्कीमेटिक डायग्राम का या किसी और एम्पलीफायर के स्कीमेटिक डायग्राम की ज़रूरत हो तो आप मुझसे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।